हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम आपको इस प्रैक्टिस सेट में उन जीके जीएस के क्वेश्चनों को करवाने वाले हैं जो कि दोस्तों हाल ही में रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनकी दोस्तों आने वाले आपके एग्जाम में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी करने के लिए आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें दोस्तों आपको रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज़ व रेलवे जनरल साइंस की बुक्स दोस्तों आपको मात्र 99 रुपीज़ में इन चारों बुक्स की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। यानी दोस्तों इन सभी बुक्स की ई बुक्स अवेलेबल हैं मात्र 99 रुपीज़ में। आपको दोस्तों इन बुक्स में अभी तक के जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं उनके सभी क्वेश्चंस आपको इन चारों बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इनकी ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, चाहे वो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो या दोस्तों वो रेलवे एएलपी का एग्जाम हो। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत को दोस्तों अपनी पुस्तक दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफी बार दोस्तों ये बुक एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में वर्णित किया है। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी। आपको दोस्तों ये फैक्ट याद रखने हैं क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो दोस्तों फैक्ट से यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कि जो ये बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों वो जमाना निकल गया है। अब पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक दोस्तों प्रकाशित किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी और इसमें इन्होंने भारत से ब्रिटेन में धन निष्कासन के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया। यानी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने बताया था अपनी पुस्तक में कि ये अंग्रेज लोग हमारे देश को लूट कर कैसे ले जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार भारत का धन भारत के विकास के लिए इस्तेमाल होने की बजाय ब्रिटेन भेजा जा रहा है। इस सिद्धांत को बाद में कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी आगे बढ़ाया और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया था। यानी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने बताया कि ये अंग्रेज हमें कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं और जो हमारा यहाँ धन है उसको दोस्तों अपने देश में लूट कर ले जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपको ये फैक्ट्स भी याद रख लेने, क्योंकि दोस्तों रेलवे में ज़्यादातर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो दोस्तों ऐसे ही बन रहे हैं। यानी ऑप्शन में आपको दोस्तों ये लाइन ही देखने को मिल रही है, इसलिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किस राज्य में किया गया है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो गौतम बुद्ध जिला है और नोएडा में दोस्तों सेमिकॉन इंडिया 2024 का पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने इस अवसर पर प्रदर्शनी का दौरा किया। 11 से लेकर 13 सितंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में
भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। दोस्तों आपके लिए ये यहाँ पर ये लाइन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। जो इसका उद्देश्य है वो भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में दोस्तों सैन्य शासन लागू किया था? ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ ने, जियाउद्दीन भट्ट ने, कमर जावेद ने या दोस्तों राहील शरीफ ने। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परवेज मुशर्रफ। दोस्तों 1999 में पाकिस्तान में जो सैन्य शासन लागू किया था वो परवेज मुशर्रफ के द्वारा दोस्तों किया गया था। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें तो परवेज मुशर्रफ ये दोस्तों इनका जन्म 11 अगस्त 1943 को हुआ। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रह चुके हैं। इन्होंने साल 1999 में नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की बागडोर संभाली और 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के ये राष्ट्रपति दोस्तों रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? दोस्तों इनमें से कौन सी एक भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? ऑप्शन है शुभा मुद्गल, पूर्णिमा शर्मा, नैना देवी या दोस्तों रीता गांगुली। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शुभा मुद्गल। ये दोस्तों ये भारत के दोस्तों ये हिंदुस्तानी संगीत से दोस्तों संबंधित है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम शुभा मुद्गल से जुड़े कुछ यहाँ पर अन्य जानकारी देखें तो शुभा मुद्गल हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत से दोस्तों जुड़ी हुई है। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत को शास्त्रीय संगीत भी कहा जाता है। दोस्तों ये लाइनें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में दोस्तों ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों का कला संगीत है। वहीं दोस्तों इसके दो मूलभूत तत्व है राग और ताल। क्या दोस्तों? राग और ताल इसके दो महत्वपूर्ण दोस्तों तत्व हैं। तराना, ध्रुपद, ख्याल और धमार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख स्वर रूप है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई थी। दोस्तों ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों हाल ही में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए उनमें दोस्तों आपसे इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए यही आपको इसी तरह से आपको इसकी स्टडी करनी है। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में दोस्तों एग्जाम दें तो उस समय जब आप क्वेश्चन देखें तो दोस्तों आप पर थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो दोस्तों इसी तरह से बन रहे हैं, ना कि दोस्तों सीधे सीधे बन रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बड़ा ही दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है कोशिकाएं, धमनियां, विल्ली या दोस्तों सिराएं। तो दोस्तों जो कोशिकाएं होती है ये भी दोस्तों परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा होती है। साथ में दोस्तों धमनियां भी दोस्तों परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा होती है, सिराएं भी। लेकिन दोस्तों जो विल्ली है ये दोस्तों इनमें से एक बिल्कुल ही यहाँ पर दोस्तों अलग हो जाती है। दोस्तों अगर हम विल्ली को देखें, विल्ली क्या होती है? तो छोटी आंत की भीतरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं। इन्हें रसाकुर्बी कहा जाता है। क्या दोस्तों? विल्ली को ही दोस्तों रसाकुर्बी कहा जाता है। ये उंगली के आकार के होते हैं। विल्ली आंशिक रूप से पच चुके भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। ये पोषक तत्वों पर फिर रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? दोस्तों अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? ऑप्शन है श्रम में, संगठन, पूंजी या दोस्तों उपकरण।
दोस्तों जो अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को दोस्तों ये अगर हम देखें तो दोस्तों ये पूंजी में यहाँ पर उसको वर्गीकृत कर देता है। पूंजी हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर पूंजीगत सामान वे उत्पाद है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है और फिर से उपयोग किया जाता है। पूंजीगत सामान के उदाहरण है उपकरण, भवन या कंप्यूटर। पूंजी एक महत्वपूर्ण इनपुट या उत्पादन का कारक है, यानी दोस्तों जो पूंजी होती है उससे वो दोस्तों एक आयात निर्यात का माध्यम होती है जिसका उपयोग वस्तु और सेवाओं के बनने के लिए दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% बनने वाला है। सितंबर 2024 में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है दोस्तों रामनाथ कोविंद को, मल्लिका अर्जुन खड़गे को, अमित शाह को या दोस्तों गिरिराज सिंह को। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों अमित शाह। सितंबर 2024 में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष दोस्तों अमित शाह को बनाया गया है। दोस्तों नई सरकार के गठन के पश्चात संसदीय राजभाषा समिति के पुनर्गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दोस्तों केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को समिति का अध्यक्ष चुना गया था, यानी दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री ये दोस्तों अमित शाह जी हैं और इन्हीं को दोस्तों इसका अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 2019 से 2024 के दौरान भी श्री अमित शाह समिति के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए दोस्तों, सहकारिता मंत्री भी वर्तमान में दोस्तों अमित शाह जी हैं और हमारे देश के जो गृह मंत्री है वे भी दोस्तों ये अमित शाह जी है, तो आपको याद रखना है। और राजभाषा जो आयोग का यहाँ पर वो अध्यक्ष बनाया गया है वो भी दोस्तों अमित शाह जी को ही बनाया गया है। ये दोस्तों वर्ष 2019 से लगातार बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। दोस्तों खरीफ की फसलें इनमें से दोस्तों कब यहाँ पर बोई जाने वाली दोस्तों यहाँ पर फसल है? ऑप्शन है शीत में, वर्षा में, बसंत में या दोस्तों ग्रीष्म में। तो दोस्तों आपने देखा होगा खरीफ की फसल जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बाजरा हो गया, ज्वार हो गई, दोस्तों मक्का हो गई, तिलहन हो गई, ये दोस्तों सभी जो ये फसलें होती है दोस्तों खरीफ में बोई जाती है। और दोस्तों जो खरीफ की फसलें होती है ये दोस्तों वर्षा के समय उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 वर्षा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार बन रहा है जो अभी हाल ही में रेलवे के एग्जाम हुए हैं। नीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों कृषि से, नील उत्पादन से, जूट उत्पादन से, दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर मत्स्य उत्पादन। दोस्तों नीली क्रांति है दोस्तों मछली उत्पादन या दोस्तों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पर क्रांतियों को देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीली क्रांति दोस्तों, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से जुड़ी यह क्रांति भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। दोस्तों पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगला है दोस्तों नीली क्रांति, ये दोस्तों मछली उत्पादन से संबंधित है और मछली उत्पादन क्रांति भारत को मछली उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश दोस्तों बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका ये फैक्ट्स भी यहाँ से क्लियर हो गया। मछली उत्पादन में दोस्तों हमारा दुनिया में दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगला है दोस्तों लाल क्रांति। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से जुड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति दोस्तों उर्वरक उत्पादन से जुड़ी हुई है। किससे दोस्तों? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। सुनहरी क्रांति ये दोस्तों फल उत्पादन से जुड़ी हुई है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से जुड़ी हुई है। आपको दोस्तों याद रखनी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ क्रांतियाँ है। बादामी क्रांति ये मसाला उत्पादन से जुड़ी हुई है। गुलाबी क्रांति है दोस्तों झींगा मछली उत्पादन से जुड़ी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार इसको आप जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद मोहम्मद ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों बनारस हिंदू, जिसको दोस्तों BHU के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, पंडित मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एजी एक महंगी, नरम, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों एजी ये दोस्तों किस एक धातु का दोस्तों यहाँ पर प्रतीक है? तो दोस्तों ऑप्शन है चांदी का, एल्युमिनियम का, पारा का, दोस्तों निकल का। तो दोस्तों एजी यहाँ पर जो एक महंगी, नरम, सफेद और चमकदार धातु होती है वो दोस्तों चांदी, इसका दोस्तों पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चांदी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है? दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग इनमें से दोस्तों किसके लिए नहीं किया जाता है? साबुन बनाने में, अखबार बनाने में, अचार परिरक्षित करने में, या दोस्तों धातुओं की चिकनाई हटाने में। तो दोस्तों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका उपयोग दोस्तों साबुन बनाने में भी किया जाता है, अखबार बनाने में भी किया जाता है, साथ में दोस्तों धातुओं की चिकनाई हटाने में भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों अचार परिरक्षित करने में बिल्कुल नहीं किया जाता। यही हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में दोस्तों स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, या दोस्तों कावेरी नदी। तो दोस्तों अगर हम गोदावरी की बात करें तो ये दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। साथ में दोस्तों नर्मदा नदी ये दोस्तों एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र ये दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी। अगर आपसे पूछता है भारत की सबसे लंबी नदी तो वो गंगा नदी हो जाएगी। अगर आपसे पूछता है भारत की सबसे चौड़ी नदी तो वो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। और यही हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर भी दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप एक बार जो दिवस है दोस्तों इंपॉर्टेंट दिवस उनको एक बार जरूर देख लें। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये दोस्तों प्रति वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो दोस्तों कहाँ पर होती है? साथ में आपको ये भी बताना है जो सबसे बड़ी हड्डी है दोस्तों वो कहाँ पर होती है। ऑप्शन है दोस्तों प्रोकोष्ठिका, कोहनी की हड्डी, कलाई की हड्डी, या दोस्तों कान की हड्डी। तो दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम दोस्तों स्टेपीज होता है। क्या दोस्तों? उसका नाम स्टेपीज होता है और ये दोस्तों कान में पाई जाती है। आपको कमेंट करके ये बताना है जो मानव की सबसे बड़ी हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है और उसका नाम क्या है। ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ऑप्शन है मीरा कुमार, प्रतिभा देवी, रमा देवी, या दोस्तों निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों जो भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त रही है वो दोस्तों रमा देवी रही है। ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों रमा देवी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज के लेखक कौन थे? दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जेम्स वाटसन, जैन गुडाल, या दोस्तों लुई पास्चर। तो दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसके जो यहाँ पर लिखी गई है वो दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों चार्ल्स डार्विन बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? दोस्तों कथकली हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है और दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है।
वहीं दोस्तों कथकली व दोस्तों मोहिनी अट्टम, ये दोनों दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु से दोस्तों यहाँ पर शादिर, जिसी को दोस्तों भरतनाट्यम कहा जाता है। कर्नाटक का कोई दोस्तों यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि लोक नृत्य इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि यक्षगान हो गया, डोलू कुनीथा हो गया, बहुत सारे हैं दोस्तों कर्नाटक के। लेकिन कर्नाटक का एक भी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर केरल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेगिस्तान देश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों भारतीय रेगिस्तान किसके पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। साथ में अगर आपको क्लास पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। वे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों रेलवे की ग्रुप डी के लिए बुक्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से दोस्तों जरूर कांटेक्ट कर लें। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।